खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का तीसरा सीरीज आप लोग के सामने है। इसमें 21 से 30 के बीच का क्वेश्चन है, यानी 10 क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप लोग को 21 से 29 समझाएंगे। 30वां क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन समाहित है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा। और जैसे ये सीरीज फिनिश होता है, आज ही फिनिश होगा, तो इसके बाद आप लोग को लाइव क्लास चालू होगा। कल परसों से स्टार्ट होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर आ रहा है, वह है डेयरी फार्म में दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा उसकी गुणवत्ता सुधारने में क्या उपाय है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि डेयरी फार्म क्या है। तो डेयरी फार्म वह स्थान, वह जगह है जहां पर दुग्ध उत्पादन करने वाले जीवों या जानवरों का रख रखाव, प्रजनन, स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि का रख रखाव इत्यादि किया जाता है। तो वह स्थान डेयरी फार्म होता है और इस प्रक्रिया को डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रबंधन जोड़ दिया तब भी हम यही लिखेंगे। कह रहे इसमें दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में, जैसे जो भारतीय गाय या भैंस या देसी गाय या भैंस होती हैं, उनके जो दुग्ध उत्पादन होता है उनकी मात्रा कम होती है, लेकिन उसमें प्रोटीन तथा वसा की मात्रा अधिक होती है। तो दूध की मात्रा उनकी कम होती है, उनकी बढ़ाने के लिए विदेशी गाय या भैंस या जीवों के बीच क्रॉस कराकर एक संकर गाय, भैंस इत्यादि उत्पन्न किया जाता है, जिससे उत्पादित दूध अधिक मात्रा में होती है, जिसमें जर्सी, साहिवाल, ये सब गाय इत्यादि आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जैविक स्रोतों के संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। तो यहाँ पे संरक्षण की बात किया है। तो संरक्षण जीव विज्ञान है, तो जीवों का संरक्षण होगा। तो वैसे जीव जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हें संरक्षित करना होता है, नहीं तो जैव विविधता की क्षय होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव अन्य जीव, विशेषतः मनुष्यों पर पड़ता है। तो जीवों का संरक्षण जो है 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका आपके पास बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक हो जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। दूसरे नाम में इसे हम बोल सकते हैं एक्स साइटू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण होता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होगा, वह जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसको उसके आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित करने की प्रक्रिया बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। जैसे बाघ को बचाने के लिए उसके आवास यानी जंगल से हटाकर चिड़ियाघर में रखने की प्रक्रिया बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। दूसरा है इसमें स्वस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण में किसी जीव को बचाने के लिए उसके पूरे आवास को ही संरक्षित कर देने की प्रक्रिया स्वस्थानीय संरक्षण कहलाती है। जैसे अगर हमें बाघ को बचाना है तो उस पूरे जंगल को ही अगर हम संरक्षित कर दें तो वह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में दे सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास कैसे होगा। तो इसमें हमें एक विशेष शब्द का यूज करना होगा, उसका नाम है महाविस्फोट। महाविस्फोट एक सिद्धांत है जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मानव का उद्भव बताने से पहले पृथ्वी का उद्भव बताया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व थे सभी गैसीय अवस्था में थे और बादल की तरह एक दूसरे साइड में गमन करते थे। एक बार की बात है कि संयोगवश सब लगभग 80% से ज्यादा गैस के बादल, तत्वों के गैस के बादल आपस में टकरा गए, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आग के अलग अलग गोले बने, जिसमें से पृथ्वी भी एक आग का गोला
था। पृथ्वी शुरू में आग का गोला था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडे होने के बाद हम जानते हैं कि धुआं निकलता है जलने से, वो धुआं ऊपर की उठा और पृथ्वी ठंडी होती गई, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का निर्माण हुआ और धुआं ऊपर जाकर बादल के रूप में संघनित होकर बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर पड़ा और गड्ढे इत्यादि में इकट्ठा हुआ, जहां पे जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे बात हो रही है कि मानव का उद्भव। तो मानव का उद्भव में सबसे पहला नाम आता है मानव के पूर्वज का नाम, उसका नाम है रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस। आदि मानव थे जो मानव से मिलते जुलते हैं और आज उससे धीरे धीरे विकास होता गया। शुरू में जो हमारे पूर्वज थे उनकी मस्तिष्क की जो क्षमता थी वह 900 सीसी थी, जो धीरे धीरे परिवर्तित होते होते 1400 सीसी, और आज जो आधुनिक मानव है जिसको होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, इसकी मस्तिष्क की क्षमता लगभग 1600 सीसी माना जाता है। याद रखिए, मस्तिष्क की क्षमता के मापने के या मापक को सीसी में मापा जाता है। तो 1600 सीसी होमोसेपियंस का मस्तिष्क की क्षमता है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है वह है आबादी पर पड़ने वाले जलवायु संबंधी कारकों का वर्णन करें। आबादी पर, तो आबादी पर, किसी भी जीव की आबादी पर जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम समझा सकते हैं कि अगर गर्म प्रदेश वाले जीव हैं और वहां पर अचानक या मौसम परिवर्तन के कारण वहां ठंड पड़ने लगती है, तो वह स्थान छोड़कर गर्म प्रदेश की तरफ जाने लगते हैं। उसी तरह अगर ठंड प्रदेश वाले जीव हैं, वहां पे गर्मी पड़ने लगी, ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, तो ठंड प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं, गमन करने लगते हैं, वहां रहते हैं और एक समय के बाद फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा हमें विशेषतः ठंड के मौसम में देखने को भी मिलता है। तो इस तरह से जलवायु संबंधी कारक होते हैं जो मनुष्य या अन्य जीवों पर इनका प्रभाव पड़ता है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, मनुष्यों में स्त्री जनन तंत्र। यहाँ पे बात आ रही है स्त्री जनन तंत्र। एक क्वेश्चन में मैंने अंडाणु जनन में स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाया था। यहाँ पे चित्र बनाने की बात कर रहा है और इसका नामकरण करने की बात कर रहा है। इसका हम चित्र बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो इसका चित्र बनाएंगे, बहुत आसानी से एग्जाम में बना देना होगा। कुछ इस तरह से बनेगा। ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है। इधर से भी बनेगा, 2 अंडवाहिनी होती है और 2 अंडाशय होते हैं, और ये गर्भाशय है जिसे यूटेरस भी बोलते हैं, और नीचे साइड में ये बेजीना होता है जिसे योनि भी बोलते हैं। ये पार्ट का नाम आप एग्जाम में योनि लिखेंगे, ये वाले नाम का नाम हो जाएगा अंडाशय। ये होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, और ये रियल में बात करें तो गर्भाशय है। इससे भी और भी ज्यादा नाम का मेंशन कर सकते हैं। ये जो मांसल साइड दिख रहा है मुझे, इसका नाम एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम की दीवार है, एंडोमेट्रियम। उत्तक लिख सकते हैं, उत्तक है। तो इस तरह से चित्र बनाकर उनका नामकरण करना है। दिया कि स्वच्छ समुचित यानी पूरा का वर्णन करना है तथा नामांकित चित्र बनाना है। तो अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वह है अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, और 26 नंबर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि मनुष्यों में रक्त समूह की वंशानुगति को दर्शाते हुए बहुविकल्पता का वर्णन करें। बहुविकल्पता, यहाँ पे एक शब्द आ गया। तो बहुविकल्पता क्या है? तो जीव के अंदर एक गुण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, लेकिन आगे की खोज से ये पता चला कि एक गुण के लिए एक से अधिक जीन भी जिम्मेवार होता है। तो अगर एक गुण के लिए एक से अधिक जीन जिम्मेवार होता है
तो उसे हम बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें तो बात आ रही है रक्त की। तो रक्त में ग्रुप होता है ए, बी और ओ। ये 3 एलील होते हैं, ए, बी, ओ। अगर एग्जाम पूछता है कि कितने एलील होते हैं तो 3 होते हैं। इसके एलील को समझने के लिए बहुविकल्पता में अगर आई ए का अगर आई ओ से क्रॉस कराया जाए तो अगला जो संतति होगा वो आई ए होगा। उसी तरह अगर आई बी में इसका संकरण अगर आई ओ से कराएं तो यहाँ पे जो संतति उत्पन्न होगा वह आई बी होगा। अगर क्रॉस यहाँ पे आई ए और आई बी के बीच क्रॉस कराया जाए, आई ए और आई फिर से दिखाते हैं इसको हम, आई ए का क्रॉस अगर हम आई ओ के साथ कराते हैं तो जो संतति उत्पन्न होगा उसमें आई ए होगा। उसी तरह अगर आई बी ब्लड ग्रुप वाला होगा और उसका क्रॉस आई ओ के साथ कराएं तो जो संतति होगा वो आई बी होगा। उसी तरह अगर आई ए क्रॉस आई बी के साथ करा दें, ए ब्लड ग्रुप वाले का बी से क्रॉस करा दें तो जो संतति उत्पन्न होगा वो ए बी ग्रुप वाला होगा। यहाँ पे बी लिखते हैं और ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप वाला संतति होगा। और अगर क्रॉस आई ओ से आई ओ के बीच क्रॉस करा दें तो जो संतति उत्पन्न होगा वह आई ओ वाला होगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का वंशागति होता है, ए ओ पर प्रभावी होता है। ये मुझे याद रखना होगा मेंडल के नियम से कि एक गुण दूसरे पर प्रभावी होता है। ए ओ पर प्रभावी होता है तो ए आएगा, बी ओ पर प्रभावी है तो बी आएगा, ओ छिप जाएगा। ए और बी यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, दोनों प्रभावी हैं, यानी ये सह प्रभाविता को दर्शाते हैं। उसी तरह आई ओ और आई ओ के बीच क्रॉस होगा तो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ आएगा, जिसमें ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। ये सबको रक्त दे सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता। उसी तरह ए बी ब्लड ग्रुप वाला इसे सर्वग्राही बोलते हैं क्योंकि यह सबसे ग्रहण कर सकता है लेकिन देगा किसी को नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने मनुष्यों में रक्त समूह की वंशागति को समझा। अगला क्वेश्चन जो अब हम लोग के पास है वह है मेंडल के संकरण विधि का वर्णन करें तथा इनके सफलता के मुख्य कारणों को लिखें। मेंडल के संकरण विधि का वर्णन करने की बात कर रहा है और प्रश्न यह दीर्घ उत्तरीय है। तो मेंडल के संकरण विधि को समझाने से पहले इनके सफलता के मुख्य कारण क्या थे। तो सफलता का मुख्य कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना और जिस मटर के पौधों को चुना वो हाइट में, ऊंचाई में बहुत छोटे होते थे, उनकी कम उम्र होती थी तथा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें 7 जोड़े विपरीत गुण विद्यमान थे और यह उनके सफलता के मुख्य कारण थे। उसके बाद दे रखा है कि मेंडल के संकरण विधि का वर्णन करें। तो मेंडल ने सर्वप्रथम एक गुणों के बीच क्रॉस कराया जिसे एक संकर क्रॉस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक संकर के आधार पर 2 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। इसकी सफलता के बाद मेंडल ने 2 गुणों के बीच क्रॉस कराया तो इस प्रक्रिया को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं और इसके आधार पर उन्होंने स्वतंत्र अपविहवन का नियम दिया। इस तरह से मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहवन का नियम। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। टीकाकरण में टीका शब्द मेंशन है, टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। उसी तरह
प्रतिरक्षीकरण किसे कहेंगे? तो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। बात यहाँ पे टीका की आई तो सर्वप्रथम टीका की खोज किस तरह से हुआ? तो उस समय शुरू में वैज्ञानिक ने जेनर डायोड, उनका नाम था जेनर, तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति गाय के संपर्क में रहता है उन्हें पूरा जीवन चेचक नामक बीमारी नहीं होती है, जिसे स्मॉल पॉक्स इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से टीका का खोज हुआ। उसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि अगर टीका के मवाद के कुछ द्रव को निकालकर चेचक हुए व्यक्ति को, चेचक से संक्रमित व्यक्ति को अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का चेचक ठीक हो जाता है। इससे क्लियर होता है कि गाय के मवाद में उस प्रकार के बैक्टीरिया थे जो चेचक को होने नहीं देते हैं। इसके बाद लुईस पास्चर आते हैं और उन्होंने कई टीका का खोज किया। तो टीकाकरण में लुईस पास्चर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिरक्षीकरण समझा चुके हैं कि प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। जब मनुष्य में शिशु का जन्म होता है उसी समय से टीका देना प्रारंभ कर दिया जाता है। टीका का मुख्य काम प्रतिरक्षा को उत्पन्न करना है, तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, जिसमें कई टीका के नाम इत्यादि आते हैं, जैसे बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, पोलियो का टीका इत्यादि। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत और तकनीक का वर्णन करें। यहाँ पे बात आ रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नाम से ही क्लियर है, हिंदी में लिखेगा उंगली छापी, यानी प्रत्येक मनुष्य का जो अंगूठा होता है यह सबका अलग अलग है, इसका सबका चिन्ह अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए में 99% लगभग एक जैसे गुण होते हैं, 1% सब में अंतर होता है। उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से बहुत से जैसे अपराध, पैतृक संपत्ति इत्यादि का और 100 इत्यादि की पहचान की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आके कहता है कि ये मेरे पिता हैं, तो पिता हैं कि नहीं है वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हमें 100 मिल जाता है और उसका चेहरा नहीं है, तो उसके बॉडी के डीएनए से हम पता कर लेंगे कि उस किस घर का, किस फैमिली का वह व्यक्ति है। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। उसके बाद इसमें तकनीक की बात कर रहा है, तो तकनीक में सबसे पहले डीएनए को ढूंढा जाता है, उस डीएनए को कट करते हैं, कट करने के बाद संवर्धन माध्यम पर उसे एक से अधिक संख्या करते हैं और संदेहात्मक व्यक्ति से उसको के डीएनए से मैच कराकर देखते हैं, तो इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है और इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग को अभी मिलेगा, जिसमें लगभग 5 से 7-8 क्वेश्चन के आसपास का रहेगा। वो अपने आप में 5-6 क्वेश्चन के बराबर है, जिसे आपको एक वीडियो में हम देंगे। तो इसके बाद जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर ही लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, जो आपको मदद करेगा पढ़ाई में इत्यादि में। तो इस चैनल को आप लोग और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।